नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। 10 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन रहा। विपक्ष सदन में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में था, लेकिन थोड़ी देर की औपचारिक कार्यवाही के बाद सदन को 11 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा सचिवालय के महासचिव के आगे यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि सदन में लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सभापति और विपक्षी सांसदों के बीच टकराव देखने को मिल रहा था, जिसके चलते एक दिन पहले ही विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली थी। उनका आरोप है कि सदन संचालित करने में सभापति का रवैया पक्षपातपूर्ण रहता है। अब जहां एक ओर विपक्ष सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है, वहीं दूसरी ओर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ अडानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी एक काले बैग के साथ नजर आई, जिस पर प्रिंटेड था मोदी अडानी एक हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसी न किसी बहाने से सदन को स्थगित करने का काम कर रही है। इसी वजह से सरकार नहीं चल हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने और जंग करा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा आरोप है कि धनखड़ ने घोर पक्षपाती ढंग से सदन को चलाया। मोदी सरकार सिर्फ अडानी को बचाने और मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। बताते चले कि विपक्ष अडानी, ईवीएम, किसान संभल जैसे तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा करना चाह रहा है, लेकिन उसका आरोप है कि सरकार चर्चा से बचने के लिए लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित कर रही है। अब जहां एक ओर विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो सभापति के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुका है। अब देखना होगा कि 11 दिसंबर को सदन में इस पर कार्यवाही आगे बढ़ती है या सदन को एक बार फिर स्थगन झेलना पड़ता है। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर मोदी सरकार ने अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन अब कांग्रेस ने सरकार से वो सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब मोदी सरकार नहीं दे पा रही है। दरअसल बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस फंड करता है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार को चैलेंज कर दिया है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम लेकर आरोप लगाया है कि उनके बेटे का स्पेन इंस्टीट्यूट से संबंध है। साथ ही खेड़ा ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो शत्रु देशों को क्लीन चिट दे रहे हैं। खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने दोस्त को बचाने के लिए मोदी जी भारत के मित्र देशों से रिश्ते खराब कर रहे हैं और भारत के शत्रु देशों को क्लीन चिट दे देते हैं। सोरोस अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई कीजिए और ये भी बता दीजिए कि भाजपा के किस किस नेता के बच्चों को विदेशों में शिक्षा के लिए किस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली है। ये भी बताइए कि इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन को चीन से कब और कितना पैसा मिला। एस्पेन इंस्टीट्यूट से एस जयशंकर के पुत्र के क्या संबंध रहे हैं, इसके बारे में भी बताएं कि जर्मन मार्शल फंड से उनके क्या संबंध रहे हैं। उक्त दोनों संस्थानों के जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। इन सभी मामलों को लेकर पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। अब पवन खेड़ा के सवाल मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। अभी तक किसी बीजेपी नेता की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस को घेरने में लगी मोदी सरकार खुद ही घिर गई है। राहुल गांधी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए न्याय चौपाल का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल ने दिल्ली के एक किराना स्टोर का दौरा किया और अब खुद ही एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। राहुल ने पोस्ट किया कि पिछले दिनों दिल्ली के एक किराना स्टोर का दौरा किया। किराना स्टोर सिर्फ सामान बेचने के माध्यम भर नहीं है, इनके कस्टमर्स के साथ इमोशनल और कल्चरल कनेक्शंस होते हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस के तेजी से बढ़ने के कारण हजारों किराना स्टोर बंद हो रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। राहुल ने आगे लिखा कि ऐसे में हमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, लेकिन उनकी वजह से जो गंभीर रूप से प्रभावित हो उन्हें सुरक्षा जाल भी प्रदान करे। जब हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा हो और हम ग्लोबल ट्रेडर्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो,
तब ये सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि छोटे कारोबारियों का नुकसान ना हो। वीडियो में राहुल गांधी स्टोर के मालिक से बात करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान राहुल ने सवाल पूछते हुए कहा कि लग रहा है कि डिलीवरी के सिस्टम से आप लोगों पर प्रेशर आता है, जिस पर स्टोर मालिक ने कहा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा राहुल ने जीएसटी के मुद्दे पर भी बात की। स्टोर में राहुल सामान बेचते भी दिखाई दिए। वही खबर ये आ रही है कि राहुल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के लोगों के लिए न्याय चौपाल लगाएंगे। ऐसे में दिल्ली में अभी से चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चुनाव के नतीजे सवालों के घेरे में है। तमाम विपक्षी दलों की तरफ से नतीजों को लेकर असंतोष जताया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के 2 गांवों में ईवीएम का बहिष्कार कर दिया गया है। सतारा जिले के कोलेवाड़ी ग्राम सभा ने भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का संकल्प लिया है। वह विपक्ष भी इसके खिलाफ अपना विरोध जता रहा है। महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला, जिसमें एमवीए के सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की अंतिम यात्रा निकालकर ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे भी लगाए। पदाधिकारियों ने हाथों में मशाल लेकर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला। इस दौरान पूर्व विधायक अनिल गोटे ने बीजेपी पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ईवीएम में छेड़छाड़ कर जीत हासिल की है। विपक्ष ने ये यात्रा निकालकर बीजेपी समेत चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताया। चुनाव नतीजे के साथ ही सरकार पर भी संदेह बना हुआ है। महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन अभी कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है। कैबिनेट विस्तार में भी लंबा वक्त लग रहा है। मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सरकार काम कब करेगी। कहा यह जा रहा है कि फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना के 10 और एनसीपी के 7 विधायकों को जगह। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव विवादित बयान देकर बुरी तरह से फंस गए हैं और अब ये मामला सीजेआई संजीव खन्ना के पास पहुंच चुका है। दरअसल जज शेखर यादव ने हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शिरकत कर विवादास्पद बयान दिया था। उनके बयान पर विवाद बढ़ गया और अब सीजेएआर ने इसकी शिकायत सीजेआई संजीव खन्ना से करते हुए इन हाउस जांच की मांग की है। अब खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले की जानकारी मांगी है। सीजेएआर ने अपने बयान में कहा था कि जस्टिस यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अक्षम्य अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे जज जैसे उच्च पद को शर्म और बदनामी मिली। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बहुसंख्यकों को लेकर शेखर यादव ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। ये कानून है, कानून इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखे। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद है। वहीं इस दौरान जज शेखर यादव ने अल्पसंख्यकों को देश के लिए घातक बताया था। लेकिन जो कह दीजिए आप सब गलत है, लेकिन कहने में बुरी नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। गिराने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में संज्ञान लेने की खबर से जज शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में पूरा हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है, तो बीजेपी चुनाव से पहले ही मुश्किल में नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला दर्ज हो गया है, जिससे अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। सत्येंद्र जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लाखों लोगों ने देखा था। इंटरव्यू में बांसुरी स्वराज ने झूठ बोला था कि मेरे घर से 3 करोड़ रुपए, 1.8 किलो सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि ये टिप्पणी बांसुरी स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीति का फायदा हासिल करने के लिए की थी। बांसुरी स्वराज के बयान से मेरी निजी और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर छवि को एक नागरिक, पति, पिता, भाई और दोस्त के रूप में समाज में गहरा धक्का लगा है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की शिकायत पर प्री समनिंग के मामले में आदेश सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने 16 दिसंबर को मामले में फैसला सुनाने का आदेश दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगा।
ये तो 16 दिसंबर को साफ हो पाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी नेता के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज होने का असर मतदाताओं पर पड़ सकता है। में बीआरएस पार्टी के अस्तित्व पर पहले से ही खतरा मंडरा रहा है और अब पार्टी के दिग्गज नेता के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने 4 बार विधायक रह चुके बीआरएस नेता चेन्नामनेनी रमेश की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता आदि श्रीनिवास ने रमेश की नागरिकता को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। कोर्ट ने रमेश को जर्मनी का नागरिक माना है और साथ ही यह भी कहा है कि उन्होंने वेमुलवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खुद को भारतीय नागरिक दिखाया। आपको बता दें कि रमेश वेमुलवाड़ा सीट से 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वो 2009 में टीडीपी के टिकट पर और 2010 से 2018 तक 3 बार बीआरएस के टिकट पर विधायक चुने गए, जबकि भारतीय कानून के मुताबिक गैर भारतीय नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकते, यहां तक कि वो वोट भी नहीं दे सकते। आपको बता दें कि 2013 में भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में उनकी नागरिकता से जुड़ा यह विवाद पहुंचा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी चुनावी जीत कैंसिल कर दी थी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रमेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहां से उन्हें राहत मिल गई। लेकिन इस बार कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए उनकी नागरिकता ही रद्द कर दी।